So, very good morning to all of you, and welcome you on the platform of TransEG, Energy Transformation for Git. So, today we are going to discuss a new topic of the carbohydrate, which is polysaccharide. So, this is the last topic of the food and nutrition. So, today we are going to deal with the polysaccharide. So, in this topic, we are going to cover a structure of polysaccharide, functional properties, starch, cellulose, pectic substances, dietary fiber, gelatinization of starch, and retrogradation of starch. So these are the very important topics for the polysaccharide. So in the today class, we are going to cover all the things. So let's jump on the polysaccharide. So what is polysaccharide? polysaccharide है क्या? बेसिकली देखिए, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड में, ओलिगोसैकेराइड में और पॉलीसैकेराइड में क्लासिफाई किया गया है। तो मोनोसैकेराइड हम लोगों ने पहले पढ़ा, ओलिगोसैकेराइड पढ़ा और आज पॉलीसैकेराइड पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि सैकेराइड मीन्स क्या होता है? स्वीट और शुगर। स्वीट या शुगर। और पोली मीन्स मेनी मोर, यानी बहुत सारे शुगर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। ओके, सो polysaccharide are complex biomicromolecules that are made of chain of monosaccharides. ये किसके चेन से मिलके बने होते हैं? मोनोसैकेराइड के चेन से बने होते हैं। और दीज आर द कॉम्प्लेक्स बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स भी हैं और ये मस्ट एबंडेंट नेचुरल पॉलीमर हैं। अर्थ के, अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी पॉलीमर है उसमें से सबसे ज्यादा एबंडेंटली पाए जाने वाले जो पॉलीमर है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। और ए मस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड। जो हम लोग फूड खाते हैं, जो एनिमल्स के फूड है, उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाले अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो क्या है? पॉलीसैकेराइड्स ही हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब समझना ये है कि ये बहुत सारे शुगर या बहुत सारे सिंपल शुगर जो हम लोग पढ़ रहे थे मोनोसैकेराइड में, उससे मिल के बनते हैं। तो कैसे? तो हम लोगों ने डाइसैकेराइड के, सॉरी, ओलिगोसैकेराइड के क्लास में देखा था, जहां डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड हम लोग पढ़ रहे थे। वहां हम लोगों ने ये देखा था कि दो मोनोमेरिक यूनिट जो सिंपल शुगर की है, उनको जोड़ने में कौन सी बॉन्ड बनती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ही हम लोग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ये हमने बताया था, आप लोग को याद भी होगा। तो द बॉन्ड दैट फॉर्म द चेन्स आर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मीन्स दैट इन द polysaccharide the glycosidic bond is again responsible for the polymerization of the monosaccharide. Okay, so now we are going to discuss about some other aspect. A general formula CxH2OY, where X is a number between 200 and 2500. ये इसको देखिए और समझिए। मोनोसैकेराइड में कितने शुगर होंगे? सिंपल शुगर 1 होगी। ओलिगोसैकेराइड में कितने होंगे? 3 to 10 होंगे मोनोसैकेराइड की यूनिट। वैसे ही पॉलीसैकेराइड में जो कार्बन के नंबर हैं हमारे CnH2OY, ये
200 to 200 2500 होगा। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इतने मोलिक्यूल होंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ कार्बन बता रहा है। जैसे ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, लेकिन वो कितना शुगर है? शुगर एक ही है। वो मीन्स ग्लूकोज हैव 6 कार्बन। ठीक है, तो वैसे ही तो इसमें 6 कार्बन है, लेकिन ग्लूकोज की एक मोलिक्यूल हो। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 200 टू 2500। कभी कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ दिया जाता है कि इस फार्मूला में X2O लिख देंगे और ये डाटा दे देंगे और पूछेंगे नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड बताइए। उस टाइम में कंफ्यूज नहीं करना है कि आप इतना मोनोसेकेराइड लगा दीजिए। उसके बाद आते हैं कि when the repeating units in the polymer backbone are 6 carbon monosaccharide, as is often in the case, the general formula simplifies to C6H10O5N, where N is equal to 40, between 40 to 3000। ये बात समझ में आ रही है? देखिए, जो पोलीसेकेराइड होते हैं बेसिकली, उस पोलीसेकेराइड में जो हम लोग जनरल केस पढ़ते हैं ना, उस केस में केवल और केवल अगर हमारे आपको क्या होंगे पॉलीमर बैकबोन 6 कार्बन, अगर ऐसे मोनोसेकेराइड होंगे जिनमें कि 6 कार्बन है, तो उनका जनरल फार्मूला होगा C6H10O5N। इसको याद रखना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड। जैसे मैंने बताया था कि ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हैं। जितना दिख रहे हैं ना, सारे के सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। देखिए यहाँ N लिखा हुआ है। N मीन्स ये नंबर ऑफ यूनिट बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बहुत आगे चली जाएगी। तो यहाँ पर जो भी बॉन्डिंग हो रही है मोनोसेकेराइड्स के बीच में, दीज आर द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हम लोगों ने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है। So now a polysaccharide is formed by the same process as monosaccharide by glycosidic bond. क्या है? A polysaccharide is formed by the same process as monosaccharides by glycosidic bond. Means इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मैंने बताया है सेम उसको मैंने यहाँ लिखा है कि जो पोलीसैकेराइड्स होते हैं उसमें मोनोसैकेराइड का अटैचमेंट जो होता है किसके थ्रू होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू होता है। ओके, so when a carbon of one molecule loses a hydroxyl group and hydroxyl group of another monosaccharide loses hydrogen, then it become what? Glycosidic bond या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। देखिए क्या लिखा है यहाँ, लिखा है कि अगर एक कार्बन से एक मोलिक्यूल हाइड्रोक्सी ग्रुप का को लूज करता है और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगर एक हाइड्रोजन का लूज होता है, तो उसमें क्या देखिए यहाँ क्या है? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स व्हाट? OH। और दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा? H। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन गया? H2O। तो इसलिए इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलेंगे और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके निकलने के चलते जो बॉन्डिंग बनती है इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। हम लोगों ने पहले भी इस चीज को देखा है। So when a carbon of one molecule loses a hydroxyl group and hydroxyl group of another monosaccharide loses hydrogen, then it develops glycosidic bond. Simultaneously, the reaction is known as dehydration synthesis reaction because one molecule of oxygen and two molecules of hydrogen are expelled. Okay? मैंने एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को एक बार रिवाइज करने के लिए मैंने आपको इसको रिफ्रेश कर दिया है, जो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़े थे। ओके, सो अब देखिए, अब क्लासिफिकेशन करनी है इसको। इसकी क्लासिफिकेशन होती है कि क्या होता है होमोपोलीसैकेराइड। व्हाट? होमोपोलीसैकेराइड। और दूसरा होता है हेटेरोपोलीसैकेराइड। इन दोनों अगर आप इसको देखें तो आपको क्लियर पता चल जाएगी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोपोलीसैकेराइड एंड हेटेरोपोलीसैकेराइड। ठीक,
जो इसमें जानने वाली बात है मैं वो आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर लिख रहा है होमोपोलीसैकेराइड, यहां लिख रहा है हेट्रोपोलीसैकेराइड। यहां देखिए यहां अनब्रांच्ड है। जो हमारा पोलीसैकेराइड जो बन रहा है ये सब मोनोमेरिक यूनिट है। व्हाट इज दीज? दीज आर द मोनोमेरिक यूनिट। ये सिंपल शुगर है, सब सिंपल शुगर है, सब मोनोसैकेराइड है टोटल। लेकिन इसमें ब्रांचिंग नहीं हुई है तो इसको क्या बोलेंगे? अनब्रांच्ड। होमो मीन्स सेम, सिमिलर, और पोलीसैकेराइड के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो वैसे पोलीसैकेराइड जिसमें कि मोनोमेरिक यूनिट एक जैसे हो, एक टाइप के मोनोमेरिक यूनिट और सिंपल शुगर से मिलकर बना हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोपोलीसैकेराइड। उसको क्या बोलेंगे बेसिकली? अनब्रांच होमोपोलीसैकेराइड। ठीक है। लेकिन अगर ये सिंपल शुगर के सेम यूनिट हो सब में, लेकिन इनमें ब्रांचिंग हुई, देखिए यहां से ब्रांचिंग हुई। अगर ये पेरेंट चेन मान लिया जाए, पेरेंट चेन भी मानते हैं जो सबसे बड़ा होता है। देखिए पेरेंट चेन मान लिया तो पहली ब्रांचिंग यहां से हो गई, फिर दूसरी ब्रांचिंग 1 2 3, 3 से दूसरी ब्रांचिंग हो गई, यहाँ 1 से ही दूसरी ब्रांचिंग हो गई। तो ऐसे पोलीसैकेराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड होमोपोलीसैकेराइड। ब्रांच होमोपोलीसैकेराइड। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए यहां पर बात आती है हेट्रोपोलीसैकेराइड की। किसकी बात आ रही है? हेट्रोपोलीसैकेराइड की। हेट्रोपोलीसैकेराइड मीन्स यहां मैंने बात किया होमोपोलीसैकेराइड। होमो मीन्स जब सारे के सारे मोनोमेरिक यूनिट सेम हो, जब सारे मोनोमेरिक यूनिट सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोपोलीसैकेराइड। अब वैसे पोलीसैकेराइड जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोलिक्यूल्स लगे हों, सिंपल शुगर्स लगे हों, जैसे मान लीजिए इसको मैं बात करूं केवल ग्लूकोज, केवल और केवल ग्लूकोज मिलके बना हो, इसमें केवल ग्लूकोज होगा एग्जाम्पल के लिए। और इसमें देखिए इस कलर को अगर मैं मान लू कि दीज टू बॉक्सेस डिफाइन और डिटरमाइन द ग्लूकोज, तो ये देखिए इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हेट्रोजीनस हो गया ये। इसमें हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। डिफरेंट पोलीसैकेराइड जब मिलकर बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोपोलीसैकेराइड। ये भी दोनों तरीके के होते हैं, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। सेम कंडीशन है। अगर ये जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, अगर ऐसे चीजें मिलके बनी होंगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोपोलीसैकेराइड, अनब्रांच्ड। और अगर ब्रांचिंग हुई होगी तो ब्रांच। तो इसको भी याद रखना है कि ये क्या है? अनब्रांच्ड हेट्रोपोलीसैकेराइड, और यहाँ ब्रांच हेट्रोपोलीसैकेराइड। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है। यही दो तरीके के पोलीसैकेराइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों बेसिक टाइप हैं जो कि स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया गया है पोलीसैकेराइड को। सो नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द पोलीसैकेराइड। देखिए वहां हम लोगों ने पढ़ा कि अगर वो दो कंडीशन पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हम लोगों ने अनब्रांच्ड, और एक पढ़ा था ब्रांच्ड। और इसके हम लोगों ने दो कॉमन पढ़े थे। एक तो पढ़े थे हम लोग क्या? हेट्रोपोलीसैकेराइड, हेट्रोपोलीसैकेराइड। और एक पढ़ा था हम लोगों ने होमोपोलीसैकेराइड। देखिए यहां पर समझना है ब्रांच और अनब्रांच को, वहां समझ गए हैं उसका रियल में क्या मीनिंग होता है। जैसे हम लोगों ने जब पिछले बार डिस्कस किया था तो हमने बताया था ना कि आप जो डी और एल का हम लोग का जो कॉन्फ़िगरेशन एस्टेब्लिश करते हैं वो कैसे करते हैं? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, सॉरी अल्फा और बीटा का।
लेकिन डी और एल का पता करते हैं ना लेफ्ट और राइट, मतलब क्या है कि 3D कंफर्मेशन है बेसिकली, दीज आर द 3D कंफर्मेशन। तो इसको समझाने के लिए मैंने दो आपके सामने फिगर्स रखे हैं, एक है स्टार्च का और दूसरा है सेलुलोज का। ठीक है, अब देखिए स्टार्च जो है वो किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से, और इसमें लिंकेज कौन सी होती है, अल्फा 1,4 लिंकेज। आप लोगों ने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पढ़ा है और डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है कि यहाँ पर क्या होगा, अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ बीटा 1,4 लिंकेज है, क्या है, बीटा 1,4 लिंकेज। तो याद रखना है कि जब हमारा चेन पॉलीसैकेराइड का चेन जब स्ट्रेट होगा, जब पॉलीसैकेराइड का चेन क्या होगा, स्ट्रेट होगा, तो वैसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो लीनियर होंगे। लीनियर मींस कि वो एक प्लेन में बनते हैं, उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं आती है या टॉर्सनल फोर्स नहीं आता है, तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो बदलता नहीं है और मुड़ते नहीं है, वो फोल्डिंग नहीं होती है उनमें। ठीक, ये समझना है। तो जो भी चाहे वो हेट्रोपोलीसैकेराइड हो या होमोपोलीसैकेराइड हो, अगर वो केवल और लीनियर माने अनब्रांच्ड कंडीशन में है, तो उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दैट कॉम्प्लेक्सिटी is lower than those polysaccharide which have the branched monosaccharides और ब्रांच सुगर। जैसे यहां देखिए स्टार्च, अब स्टार्च में अल्फा 1,4 लिंकेज है। ठीक, अल्फा 1,4 लिंकेज है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, दिस स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन सेलुलोज। आप देख लीजिए, और ये सब होती क्यों है, ये सब होती है बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, ये ओरिएंटेशन को ऐसे रखता है कि ये फोल्ड नहीं हो पाते हैं। इनका कंफर्मेशन एक एज्यूम करिए कि ये कोई प्लेन है, तो उस प्लेन पर एकदम स्ट्रेट ऐसे लगे हुए होंगे। इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें रोलिंग हो जाती है या कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है। ठीक, इसके बेसिस पर ही हमारे पॉलीसैकेराइड के जो केमिकल कैरेक्टर हैं या उनका जो केमिकल रिएक्शन है वो चेंज करता है। ओके, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं सेलुलोज और स्टार्च, ये सेलुलोज और स्टार्च जो हैं दोनों हैं पॉलीसैकेराइड ही, लेकिन दोनों का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग है ड्यू टू द देयर कन्फर्मेशन। वो कन्फर्मेशन चेंज क्यों हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जहां पर अनब्रांच कंडीशन होगा वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड इनके कन्फर्मेशनल चेन को इनहिबिट करती है या हिंडर करती है। लेकिन जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा वहां पर इनमें कन्फर्मेशनल चेंज होगी, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और दोनों का कैटालिटिक या रिएक्टिव मैकेनिज्म जो है, रिएक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बदल जाएगा। तो इसमें क्या, इससे क्या निकल के आया कि जो कन्फर्मेशन है हमारे, जो कन्फर्मेशन है पॉलीसैकेराइड के, वो रेस्पॉन्सिबल है उनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए। द कन्फर्मेशन ऑफ द पॉलीसैकेराइड is directly responsible for their respective chemical characteristics। एक क्लियर, अब आगे आते हैं। देखिए यहां पर मैंने जैसे नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में केवल आपके गेट में यही 4 पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ना है बेसिकली, केवल इस 4 पॉलीसैकेराइड को पढ़ना है, क्योंकि अभी तक जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल और केवल इन्हीं चारों से पूछे गए हैं, सेलुलोज, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ओके, देखिए तो मैंने इसको समराइज किया हुआ है कि आपके पास एक स्लाइड में रहेगा, आपके एक पेज में रहेगा, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सोर्स लिखा है, ये जो आपके पॉलीसैकेराइड है इनका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलते हैं, इनकी सब यूनिट क्या है। ये सब यूनिट मीन्स पता है ना, सब यूनिट मीन्स के मोनोमेरिक यूनिट क्या है, किस सिंपल शुगर से मिलके बने हैं, तो ये पता चलेगा।
इनमें बॉन्ड कौन सी होती है? वो जो मोनोमेरिक यूनिट जो बन रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस टाइप का है, उसका क्या नोमेनक्लेचर है, ब्रांचेज का क्या प्रेजेंस है, ब्रांचेज है कि नहीं है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच है, एक डायग्राम क्या हो सकता है उसका, और उसकी शेप क्या हो सकती है। तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, देख लीजिए। अब सेलुलोज की हम बात करें तो इसका सोर्स क्या है? प्लांट। और इसमें जो सब यूनिट जो हमारे मोनोमेरिक जो हमारे मोनोमर होंगे वो क्या होंगे? बीटा ग्लूकोज। क्या होंगे? बीटा ग्लूकोज। तो जाहिर सा बात है, जब बीटा ग्लूकोज है तो यहां पर बॉन्डिंग कौन सी बनती है? 1,4। क्लियर? ब्रांचेज इसमें नहीं होती है, क्योंकि ये क्या बनते हैं? लीनियर बनते हैं एकदम। ठीक, इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, डायग्राम मैंने बताया था ना कि ये केवल और केवल इनमें ये होगा, लेकिन ये 3D नहीं है, केवल और केवल एक प्लेन पर है। ये क्या है? एक प्लेन पर है। जैसे ये कोई अगर प्लेन हम मान लें, ये प्लेन, आप इसको समझिए, ये प्लेन है, इधर से आप देख लीजिए एक प्लेन है। तो इसको आप ऐसे मत समझिएगा, दिस इज नॉट लाइक, ये ऐसे है कि इस चीज पर ये पूरी इसकी चेन चल रही है। ओके, अब इसके बारे में आते हैं, एमाइलोज। इसका भी सोर्स क्या है? प्लांट ही है। लेकिन इसका सब यूनिट जो है अल्फा ग्लूकोज। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इन ये जो पॉलीसैकेराइड है, इसमें कौन सी लिंकेज बनती है और इसके मोनोमेरिक यूनिट कौन से हैं। ठीक, इसमें भी 1,4 लिंकेज होता है, इसमें इसमें ब्रांचेज नहीं होती है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, इसमें ब्रांचेज नहीं है, यहाँ फोल्डिंग हुई है, लेकिन ये फोल्डिंग कंप्लेक्सिटी, जैसे हम बोला ना, कंप्लेक्सिटी इज लोअर देन द ब्रांच्ड चेन पॉलीसैकेराइड्स। अब देखिए, तो एमाइलोज का ये स्ट्रक्चर हो गया, इसमें ये प्लांट सोर्स से है अल्फा ग्लूकोज, इसका मोनोमेरिक यूनिट है, 1,4 लिंकेज है, इसमें भी ब्रांच नहीं होती है, ये इसका डायग्राम है और शेप ऐसे बनती है। क्या है? अब आते हैं एमाइलोपेक्टिन के बारे में। एमाइलोपेक्टिन, ठीक, ये भी प्लांट सोर्स से आता है, अल्फा ग्लूकोज इसका भी है, 1,4 और 1,6 लिंकेज इसमें दोनों होती है, 1,4 और 1,6 लिंकेज दोनों होती है। अब कब होती है? ब्रांचेज कहाँ बनती है? पर 20 सब यूनिट, हर एक 20 सब यूनिट, मैंने हर एक 20 अल्फा ग्लूकोज के बाद इनकी ब्रांचिंग हो जाएगी। ठीक, जैसे समझ में आ रहा है? ये जैसे ग्लूकोज हुआ, अगर हमारे अल्फा ग्लूकोज हुए 1, 2, 3, मान लीजिए ऐसा 20 तक आ गया, तो फिर यहाँ से एक ब्रांचिंग होगी, फिर यहाँ से चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 20 तक आएगा, फिर यहाँ एक ब्रांचिंग हो जाएगी। इस पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ 20 आएगा, फिर यहाँ से भी ब्रांचिंग हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ देखिए, ये चीजें यहाँ इसकी शेप दिख रही है। जैसे यहाँ से मान लीजिए चला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये जहां आएगा ये ब्रांचिंग हो गई। फिर अब इसमें पेरेंट चेन ढूंढना आपको मुश्किल होगा कि विच वन इज द पेरेंट चेन। ठीक, तो देखिए यहाँ से, अब अगर इसको हम पेरेंट चेन मान लें इसको, तो देखिए इसके सब चेन कितने हैं, यहाँ से निकला, फिर यहाँ से 20 अल्फा सब यूनिट ग्लूकोज के होंगे, फिर यहाँ से ब्रांच हो गया, यहाँ से ब्रांच हो गया, फिर ये अलग ब्रांच हो गया। तो इस तरह कॉम्प्लेक्सिटी और यहाँ बढ़ती जाती है, और यही है, इसी कॉम्प्लेक्सिटी के चलते इनका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है डिफर करता है एज कंपेयर टू डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, या आपके ये जो है प्लेनर पॉलीसैकेराइड्स। ठीक, अब बात आती है ग्लाइकोजन की। इसका सोर्स क्या है? एनिमल। याद रखना है, सेलुलोज, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, इनके सोर्स क्या है? प्लांट। लेकिन ग्लाइकोजन के सोर्स क्या है? एनिमल। ठीक, इसमें याद रखना है, देखिए सेलुलोज में कहीं बीटा ग्लूकोज होता है, बाद बाकी सब में अल्फा ग्लूकोज होता है, याद रखना है, ऐसे ही याद होता है ये। सेलुलोज में क्या होगा? बीटा ग्लूकोज, लेकिन एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज। ठीक, इधर से याद कर लीजिए कि इसमें बॉन्ड 1,4 है, इसमें भी 1,4, इन दोनों में माइलोपेक्टिन में और ग्लाइकोजन में 1,4 एंड 1,6, यहाँ भी 1,4 और 1,6। 1,4 1,6 आप लोग को पहले हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बताया था, उसमें मैंने बताया था कि 1,4 1,6 से क्या मतलब है। मीन्स की पहले वाले मोनोमेरिक कार्बन, पहले वाले सुगर के कार्बन नंबर 1 और दूसरे वाले
सिंपल शुगर के कार्बन नंबर 4 के बीच में जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो उसको 1,4 बोलेंगे। 1,6 बोलेंगे जब पहले वाले शुगर के फर्स्ट कार्बन पे और दूसरे वाले शुगर के 6 नंबर कार्बन से बॉन्ड बनता है तो दैट इज कॉल्ड 1,6। नोमेनक्लेचर में वी हैव covered this concept. If the bond formed between the first carbon of the first monosaccharide and the fourth carbon of the second monosaccharide, then that bond is called 1,4 linkage. However, when the bond formed between the first carbon of the first sugar and the sixth carbon of the second sugar, then it is called 1,6। इसको रिकॉल करते रहना, याद करते रहना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब बात आती है लास्ट में ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन का सोर्स क्या है? एनिमल है। अल्फा ग्लूकोज इसके भी सब यूनिट है, बॉन्डिंग वही होती है। देखिए यहां पर भी ब्रांचिंग होती है लेकिन पर 10 सब यूनिट के बाद। अब देखिए माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, अब एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर 10 सब यूनिट्स के बाद ब्रांचिंग होती है और यहाँ 20 सब यूनिट के बाद ब्रांचिंग होती है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन हुआ है, माइलोपेक्टिन की ग्लाइकोजन? माइलोपेक्टिन हुआ कि ग्लाइकोजन हुआ? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा ऐसे कि यहां पर द ब्रांचिंग, yes, the branching in a myelopectin occurred after per 20 subunit, लेकिन in the glycogen this branching happened after 10 subunits। ठीक, तो कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख रही होगी, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, दिख रहा है ना? मतलब कि छोटे छोटे 10 यूनिट पे ब्रांचिंग हो गई, यहाँ 20 यूनिट पे ब्रांचिंग हो रही है, तो जहां पर भी 10 यूनिट के बाद ब्रांचिंग होगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जहां पर 20 कार्बन के बाद, सॉरी 20 मोनोमेरिक यूनिट के बाद उसकी ब्रांचिंग हुई है। अब आगे आते हैं पेक्टिक सबस्टांसेस पे। पेक्टिक सबस्टांस क्या है? देखिए ग्रुप ऑफ पॉलीसैकेराइड इन प्लांट सेल वॉल एंड सम म्यूसिलेज। ठीक है, ये भी एक पॉलीसैकेराइड ही है। पेक्टिक सबस्टांस भी क्या होगा? एक पॉलीसैकेराइड भी है जिसको हम लोग बोलते हैं पेक्टिन। पेक्टिन, ठीक है, कंट्रोल ऑफ सेल वॉल इंटेग्रिटी एंड पोरोसिटी एंड प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट पैथोजन। ठीक, देखिए इसमें समझने वाली बात है कि पेक्टिन जो होता है वो क्या है? एक पॉलीसैकेराइड ही है। ठीक है, जो कि प्लांट सेल में मिलता है और उसका मेन फंक्शन क्या है? उसकी मेन फंक्शन है सेल वॉल की इंटेग्रिटी और पोरोसिटी को बनाए रखना और प्लांट को पैथोजन के अगेंस्ट तैयार रखना या उसको अगेंस्ट उसको बचाए रखना। देखिए जब अब इसमें प्लांट सेल पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर ऐसे आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको एक समझ आ जाए। जैसे एक सेल यह है, एक सेल यह है, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, ये सब इंडिविजुअल क्या है? सेल्स हैं। ठीक, ऐसे ही पूरा टिश्यू बना होता है, ऑर्गन बना होता है, ऑर्गन सिस्टम बना होता है और प्लांट बने होते हैं। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बता रहे हैं जैसे सेल हो गया हमारा, तो पेक्टिन जो है ये बता रहा है कि सेल वॉल की इंटेग्रिटी में हेल्प करता है। सेल वॉल मीन्स क्या? कि जब प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसका इंटेग्रिटी मीन्स क्या? उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लिपिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, तो बहुत सारे, तो उनके इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए एक गम टाइप का काम करता है ये, लाइक फेविकॉल। उसके बाद से ये प्लांट को पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट भी करता है। पोसेस्ड जेलिंग, इमल्सिफाइंग, स्टेबलाइजिंग, थिकनिंग एंड हेल्थ बेनिफिट प्रॉपर्टी, नेम अ फ्यू। ठीक है, कुछ ऐसे भी मतलब पेक्टिक सब्सटेंसेस हैं जो कि जिसमें कि जेलिंग की प्रॉपर्टी होती है, इमल्सिफिकेशन भी कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन भी कर सकते हैं, थिकनिंग भी करते हैं और हेल्थ बेनिफिट भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप के पेक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं। पेक्टिक सब्सटेंसेस जो हैं
अभी तक 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, जिसको बोलते हैं होमोगैलेक्टोयूरेनॉन Hg, रैमानोगैलेक्टोयूरेनॉन Rg1, रैमानोगैलेक्टोयूरेनॉन Rg2 और जाइलोगैलेक्टोयूरेनॉन Xga। इसको आप लोग याद करेंगे और ध्यान रखेंगे। इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस इसका नाम आप लोग याद रखेंगे तो काफी है, इतना से इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब पेक्टिक सबस्टांसेस जो होते हैं वो प्रोटोपेक्टिन होते हैं, पेक्टिक एसिड होती है, पेक्टिनिक एसिड होती है और पेक्टिन होता है। ये सब जो है हमारे किसमें आते हैं, पेक्टिक सबस्टांसेस में। अब आते हैं पेक्टिक सबस्टांस है क्या। ठीक, जैसे पेक्टिक एसिड, as fruit continues to ripen and becomes overripe, all the pectin gradually turns to pectic acid. When juice extracted from fruits, pectic substances can sometimes cause it to cloud. देखिए पेक्टिक सबस्टांस है क्या, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही फल पकना शुरू होता है, कोई भी फ्रूट जब पकना शुरू होता है या जब बहुत ज्यादा पक जाता है, जब पकना शुरू करता है और बहुत ज्यादा पक जाता है, तो उसके जितने भी पेक्टिन है वो पेक्टिक एसिड में बदल जाते हैं। उसमें के पेक्टिन किसमें बदल जाते हैं, पेक्टिक एसिड में। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं कि अगर आप घर में अगर आप जूस निकाल के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, थोड़ा सा लगेगा ना कि क्लाउडी हो गया कुछ देर के बाद, क्योंकि पेक्टिन है क्या, बेसिकली पॉलीसैकेराइड ही है। दिस इज पॉलीसैकेराइड। ठीक, तो जैसे ही ये ओपन एयर के कांटेक्ट में आता है तो इसमें ऑक्सीडेशन होने लगेगा और ये क्या हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है कि पेक्टिक एसिड का क्या है। हीटिंग आल्सो कन्वर्ट पेक्टिन टू पेक्टिक एसिड। अगर हम किसी सूप को या किसी जूस को गर्म कर दें तो वो भी क्या होगा, पेक्टिन उसमें जो होगा पेक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा बाय हाइड्रोलाइजिंग द केमिकल बॉन्ड होल्डिंग द मोलिक्यूल्स टुगेदर, causing the texture of the fruit to be become soft and eventually mushy। अगर किसी फ्रूट को लेके हम गर्म कर दें, बॉयल कर दें या पानी में डाल के उसको थोड़ा सा गर्म कर दें, तो पता लगा उसमें का जो पेक्टिन है वो भी पेक्टिक एसिड में बदल जाएगा और उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। इसके पीछे कारण समझ में आ रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि पेक्टिन जो है सेल वॉल की इंटेग्रिटी को और टेक्सचर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो जैसे ही हम हीट देंगे या जैसे ही उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, वो चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, उसकी इंटेग्रिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इंटेग्रिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो टेक्सचर बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्ट हो जाएगा या इवेंचुअली मुसी हो जाती है, जिसको पुलपुला बोलते हैं, वो वैसा हो जाएगा। तो ये हमारा पेक्टिक सबस्टेंस है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ पेक्टिक सबस्टेंसेस क्या क्या है। इट इज यूज्ड एज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर तो आप लोगों ने जाना ही होगा, आगे हम लोग देखेंगे भी। जेलिंग एजेंट, थिकेनर, स्टेबलाइजर एंड फैट और शुगर रिप्लेसर इन लो कैलोरी फूड। ये याद रखना है, लो कैलोरी फूड में जो फैट होता है और शुगर होता है, इनको हटा के अगर आप जोड़ रहे हैं पेक्टिन को, तो वो लो कैलोरी फूड हो जाएगा। या कोई फूड जिसमें से कि आप फैट और शुगर को हटा के और उसमें अगर पेक्टिन जोड़ दिए तो लो कैलोरी हो जाएगा। कारण क्या है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इजिली डाइजेस्टेबल क्या होता है, मोनोसेक्राइड। इजिली डाइजेस्टेबल क्या होता है, मोनोसेक्राइड मीन्स कि एनर्जी का प्रोडक्शन उसके मेटाबॉलिज्म के बाद बहुत जल्दी हो जाता है। ओलिगोसेक्राइड जल्दी नहीं टूटते हैं, लेकिन उनमें भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन पॉलीसेकेराइड जो है उनका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत नहीं हो पाता है। ठीक, तो अगर आप उसको हटा देंगे, फैट और शुगर को हटा कर उसको जोड़ दिए, तो वैसे भी कैलोरी कम हो जाएगी। कैलोरी मीन्स क्या, कि जो एनर्जी लिबरेट कर रही है एक मोलिक्यूल से, द एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम द वन मोलिक्यूल इज कॉल्ड कैलोरी। यहाँ पर अगर कोई फैट का वन मोलिक्यूल है, शुगर का वन मोलिक्यूल है, अगर एक ब्रेक ब्रेक करता है तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लिबरेट करेगी और उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरी। तो जो इजिली डाइजेस्टेबल चीजें हैं, अगर उसको पेक्टिन से रिप्लेस कर दिया जाए, अगर पॉलीसेकेराइड से रिप्लेस कर दिया जाए, तो क्या होगा, उसकी जल्दी डाइजेस्टेबिलिटी नहीं होगी और लो कैलोरी फूड बन जाएगा। तो ये लिखा है
Pectin and pectin-derived oligosaccharide can also be used as an important ingredient in functional food. फंक्शनल फूड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जहां पर पेक्टिन और पेक्टिन सबस्टेंसेस को यूज करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे. सो पॉलीमर्स ऑफ पेक्टिन आर यूज्ड एज एडिबल फिल्म्स. ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया है कि ये जो है फूड टेक्नोलॉजी में आज के डेट में 2020 से ये चीजें काफी आगे बढ़ी हैं, और पहले थोड़ी सी कम यूज हो रही थी, बट नाउ डेज द फूड इंडस्ट्री यूज पेक्टिन as too much as compared to the 20 before 2020. 2020 में जितना पेक्टिन का यूज हो रहा था उससे ज्यादा यूज आजकल पेक्टिन का हो रहा है फूड टेक्नोलॉजी में और फूड साइंस में. तो इसके लिए जानना जरूरी है कि पॉलीमर्स ऑफ पेक्टिन आर यूज्ड एज एडिबल फिल्म्स. ठीक, और कोटिंग. एडिबल फिल्म जैसे कोई भी फूड होगा, उस फूड को देखिए, इसका काम क्या है. बेसिकली इसका काम हम लोगों ने देखा था, अभी पीछे पढ़ा था कि इसका काम है सेल वॉल की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना, पहला चीज. दूसरा चीज क्या है, सेल वॉल के जो गैप्स हैं जिसके थ्रू वहां पर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वहां भी कुछ काम करना, या उसके टेक्सचर को बनाए रखना. तो देखिए, अगर इडिबल फिल्म के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड है तो इडिबल तो है ही है. तो अगर यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं इडिबल फिल्म के रूप में, तो जिस भी फूड पे इसको हम लगाएंगे उसकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी. या किसी चीज को कोटिंग कर दें तो उसकी भी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी. जैसे वैक्सेस में होते हैं, मार्केट में जो सेव आते हैं आप देखेंगे, मार्केट के सेव को आप अगर देखेंगे गौर से तो उस पर एक वैक्स की कोटिंग की हुई रहती है. क्यों? क्योंकि उसकी हाफ लाइफ बनी रहे और मार्केट में रेट अच्छा मिले. ठीक, तो ये भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट है या ऐसा ही चीज है जो कि कोटिंग करके फूड आइटम्स की हाफ लाइफ को बढ़ाता है. दीज फिल्म्स एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर. अब इसका काम क्या है? फॉर एक्सचेंज ऑफ मॉइस्चर, गैसेस, लिपिड्स एंड वोलाटाइल्स बिटवीन फूड एंड एनवायरमेंट, and the protect fruits and vegetables from microbial contamination. इसका काम समझ में आ गया? इसका काम ये है कि अगर इसका कोटिंग हम कर देते हैं फूड पे, अगर पेक्टिन की कोटिंग हम जो पेक्टिन के पॉलीमर हैं अगर उसकी कोटिंग हम फूड पे कर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे फूड में गैसियस एक्सचेंज बना रहेगा या मॉइस्चर का एक्सचेंज बना रहेगा. देखिए, कोई भी फ्रूट सूखता कब है, कोई वेजिटेबल कब सूखता है? जब उसके मॉइस्चर को कंट्रोल करने का वो चीज नहीं होता है. अगर इन्वायरमेंट से मॉइस्चर अगर ज्यादा एक्सचेंज हो गया फ्रूट से तो वो जल्दी डल हो जाएगा. लेकिन जब अगर हम पेक्टिन के पॉलीमर्स का थिन फिल्म लगा देंगे, तो उस थिन फिल्म लगाने से क्या होगा कि हमारे मॉइस्चर, गैसेस, लिपिड और वोलेटाइल्स जो हैं इन्वायरमेंट से उसका एक्सचेंज तो होगा, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे, जो उसको डिग्रेड कराते हैं या स्पॉइल करते हैं, उनसे इसको प्रोटेक्ट करेगा. तो ये सब जो है हमारे पेक्टिन के फंक्शन है, आप इसको ध्यान रखिएगा. अब आते हैं फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड की फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या है? जैसे फर्स्ट स्लाइड में हमने दिखाया था या पहले ही बताया था कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं. तो ये फंक्शनल पॉलीसैकेराइड का है. देखिए, इसका 3 काम है मेजर. इसका कितना काम है? 3 काम है मेजर. ठीक, पहला काम है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट. आप सेलुलोज देख लीजिए, लिग्निन देख लीजिए, हेमिसोलोज देख लीजिए, पेक्टिन देख लीजिए, ये सारे के सारे जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं, इनका सबसे बेसिक वर्क है कि दे आर मीन्ड फॉर द स्ट्रक्चरल सपोर्ट. क्योंकि देखिए, जब पॉलीसैकेराइड है तो इसमें बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट हैं हमारे सिंपल शुगर के. तो जब बहुत सारे सिंपल शुगर के हमारे यूनिट्स हैं, तो वो क्या है, वो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार किए और जिससे कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिला. एनर्जी स्टोरेज के रूप में भी यूज किया जाता है, आगे देखेंगे कैसे. और सेलुलर कम्युनिकेशन में
इन दोनों को आगे थोड़ा हम अभी बताएंगे डिटेल में कि ये क्या है। ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड डिटरमाइंस इट्स फंक्शन, जो अभी मैंने बोला है वो मैंने पहले आपको बताया, जिसमें आपको सेलुलोज, स्टार्च, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की जो बात हो रही थी टेबल में, उसमें बताया था ना मैंने कि, या वो जो स्लाइड दिखाया था कि प्लेन पर कैसा एक 3D स्ट्रक्चर है, एक पूरे प्लेन में है, ये वही बता रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड डिटरमाइन इट्स फंक्शन। क्या जो स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड का होगा उसी पर हमारे पॉलीसैकेराइड का फंक्शन जो है डिफाइन होता है। ठीक। ये बात तो समझ याद रखनी है। अब देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं एनर्जी स्टोरेज की, और यहाँ बात कर रहा हूँ सेलुलर कम्युनिकेशन की। देखिए लीनियर पॉलीसैकेराइड प्रोवाइड, अभी इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे इन दोनों को। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड डिटरमाइन इट्स फंक्शन। तो लीनियर पॉलीसैकेराइड जो होता है प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक। जैसे सेलुलोज हो गया प्लांट में, और काइटिन हो गया हमारे फंगस में और इंसेक्ट में। काइटिन भी क्या है, एक पॉलीसैकेराइड ही है। ये मतलब समझ रहे हैं कि लीनियर पॉलीसैकेराइड जो है वो प्रोवाइड करेगा रिजिडिटी और स्ट्रेंथ। ठीक। अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड प्रोवाइड एनर्जी स्टोरेज। क्लियर। अब याद रखना है कि जो भी लीनियर पॉलीसैकेराइड होते हैं, लीनियर जिसमें कि हमारे सिंपल शुगर के जो यूनिट्स लगे होते हैं वो एकदम लीनियर हो, ठीक है, वो लीनियर हो, ऐसे लीनियर होते चले जाएं, तो उनका काम क्या है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ देना। याद रखना है कि कम्प्लेक्सिटी जो होती है ना, कम्प्लेक्सिटी को आप एनर्जी से जोड़िए। किससे जोड़िए, एनर्जी स्टोरेज से। जो पॉलीसैकेराइड जितना कम्प्लेक्स होगा उसकी एनर्जी स्टोरेज उतनी ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। और जो पॉलीसैकेराइड जितना लीनियर होगा, जितना वो लीनियर होगा वो उतना क्या होगा, हमारा रिजिडिटी और स्ट्रेंथ देगा। इनको याद रखना है। तो यहाँ बताया था ना एनर्जी स्टोरेज। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए हम किसका बात कर रहे हैं, लीनियर का। कौन से पॉलीसैकेराइड, लीनियर पॉलीसैकेराइड। और यहाँ जो एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, ब्रांच। ये क्या हो गया, ब्रांच। तो इसको याद रखिएगा कि जहां पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट की बात आ रही है वहां पर आप क्या लिखेंगे, अनब्रांच्ड। क्या लिखेंगे, अनब्रांच्ड। या तो होमोपोलीसैकेराइड भी हो सकता है या अनब्रांच्ड हेट्रोपोलीसैकेराइड भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन दोनों में से अगर देखें तो इनका स्ट्रक्चरल सपोर्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रांच और ब्रांच हेट्रोपोलीसैकेराइड और ब्रांच होमोपोलीसैकेराइड। ठीक है। तो याद रखना जहां ब्रांच की बात आई वहां बात होगी एनर्जी की और सेलुलर कम्युनिकेशन की, और जहां पर बात आई हमारे अन ब्रांच या लीनियर की वहां पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट की। ये मैं इसलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं कि दे हैव मेक अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। अब आते हैं कि पॉलीसैकेराइड कोवैलेंटली बॉन्डेड टू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स यूज्ड फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन। ठीक। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लायोकंजुगेट्स। क्या बोलते हैं, ग्लायोकंजुगेट्स। जब कार्बोहाइड्रेट किसी प्रोटीन से या किसी लिपिड से कनेक्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लायोकंजुगेट्स। ग्लायो मीन्स कार्बोहाइड्रेट, और कंजुगेट्स मीन्स जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे प्रोटीन जुड़ा हुआ है और लिपिड जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लायोकंजुगेट्स। बायोकेमिस्ट्री में ये चीजें पढ़नी होती हैं, ग्लायोकंजुगेट्स। कंजुगेट्स। ठीक है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया,
या पेप्टिडोग्लाइकन्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स हो गया। देखिए बताया था ना यहाँ, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, यहाँ ग्लाइको मैंने ग्लाइकोजन या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स। एक ग्लाइको डिपेंड कर रहा है किसको? कार्बोहाइड्रेट को, पॉलीसैकेराइड को। किसको कर रहा है? पॉलीसैकेराइड को। तो क्या हो गया कि अगर ये पॉलीसैकेराइड लिपिड से बाइंड हो या प्रोटीन से बाइंड हो तो इसका यूज होता है सेलुलर कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब बात आते हैं जिलेटिनाइजेशन ऑफ स्टार्च। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर जिलेटिनाइजेशन जो है वो दूसरा कुछ है। आप इस जिलेटिन को समझ के ना पढ़िएगा, क्योंकि जिलेटिन जो है क्या है, एक प्रोटीन होता है बेसिकली। और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीसैकेराइड। ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टार्च का जिलेटिनाइजेशन, स्टार्च का जिलेटिनाइजेशन, ये जो वर्ड है ये जिलेटिन से नहीं बना है, ये इंडिपेंडेंट वर्ड है जिलेटिनाइजेशन। ठीक है, जिलेटिनाइजेशन क्या होता है? देखिए इसके बाद एक स्लाइड ही देख लीजिए पहले, तब उसको देखते हैं। देखिए जिलेटिनाइजेशन ऑफ स्टार्च जो है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। स्टार्च ग्रेन्यूल आर built of strengths of starch called amylose and amylopectin। ठीक, ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है। क्या है? स्टार्च का स्ट्रक्चर हम लोगों ने और पीछे देखा, अभी तुरंत दिखा है कि एमाइलोज इज ए लॉन्ग लीनियर मोलिक्यूल ऑफन रैप्ड इन ए हेलिक्स। ठीक, जैसे पुराने वाले फोन का वायर होता था स्पाइरल। तो एमाइलोज जो है लॉन्ग लीनियर मोलिक्यूल है, ऑफन रब्ड इनटू द हेलिक्स। और एमाइलोपेक्टिन इज ए ब्रांच्ड मोलिक्यूल। तो याद रखना है एमाइलोज क्या है, वहां भी देखे थे, ये अनब्रांच्ड हो गए, और एमाइलोपेक्टिन क्या हो गया हमारा? ब्रांच्ड हो गया। क्लियर? तो देखिए स्टार्च, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं बिल्ट अप स्ट्रेंथ ऑफ स्टार्च कॉल्ड एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। द स्टार्च मोलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए स्टार ब्रस्ट पैटर्न with hydrogen bonds holding the molecules in place। हमने जो स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें बोला था कि जो कन्फर्मेशनल चेंजेज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। तो देखिए ये जो दिख रहा है ये क्या है? एमाइलोज। ये जो लंबा लंबा लीनियर लीनियर दिख रहा है, तो एमाइलोज इज ए लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल ऑफन रैप्ड इनटू हेलिक्स। और ये जो एमाइलोपेक्टिन है, जहां पर ब्रांचिंग आपको दिख रही है, ऑल दीज आर एमाइलोपेक्टिन। इसको बोलते हैं स्टार ब्रस्ट पैटर्न। स्टार ब्रस्ट मतलब समझ रहे हैं ना? जब आप लोग वो स्टार बर्स्ट मतलब बिग बैंग हुआ या स्टार का फॉर्मेशन होता है, तो एक बहुत बड़ा गैसियस नेबुला जब ब्रेक करता है तो उसके बहुत सारे जो पार्टिकल हैं वो टूट टूट के अलग अलग होते हैं। जो नए नए प्लेनेट जो अपना सोलर सिस्टम बना है इसी बेस से बना है, बिग बैंग के बाद वो सारी चीजें टूट टूट के अलग होती गई। तो यही पैटर्न होता है, यहाँ से न्यूक्लियस के पास से कुछ टूट के अलग होगा और चारों तरफ इतना तेज फैलेगा कि जो जितना भारी होगा उतना दूर चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार बस्ट पैटर्न। और यहाँ पे देख लीजिए ये जो ग्रुपिंग दिख रही है ये ऑल आर द एमाइलोपेक्टिन, जो कि ब्रांच, यहाँ ब्रांचिंग आपको दिख रही है तो ये ब्रांच मोलिक्यूल है। और जो सिंपल सिंगल लाइन दिख रहे हैं वो क्या है? एमाइलोज है। ठीक, तो ये हमारी जिलेटिनाइजेशन ऑफ स्टार्च के लिए मैं बेसिक बता रहा हूँ। अभी इसके पहले वाला स्लाइड में मैं जाऊंगा तब मैं बताऊंगा जिलेटिनाइजेशन होता क्या है। जिलेटिनाइजेशन समझने के लिए पहले आपको स्टार्च का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है कि स्टार्च का स्ट्रक्चर है क्या, लीनियर क्या है, ब्रांच क्या है। तो हमने ये बता दिया कि स्टार्च ग्रेन्यूल जो है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलके जो बने होते हैं। तो एमाइलोज क्या होता है? लीनियर होता है, लीनियर मोलिक्यूल, वो हेलिक्स में एक रैप होता है। और एमाइलोपेक्टिन जो क्या होते हैं? ब्रांच्ड मोलिक्यूल होते हैं। ओके, अब आती है स्टार्च मोलिक्यूल आर अरेंज्ड इन स्टार बस्ट पैटर्न विथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होल्डिंग द मोलिक्यूल इन प्लेस। और यहाँ पर जो हमारे ब्रांच दिख रहे हैं वो एमाइलोपेक्टिन दिख रहे हैं, और जो लीनियर है वो एमाइलोज दिख रहे हैं। इसको याद रखना है। अब देखिए जिलेटिनाइजेशन क्या है। अगर आप इसी स्टार्च को, ये क्या है? एमाइलोपेक्टिन, और ये क्या है? एमाइलोज। जब ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कि ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है, और ये मान लीजिए कि ये बॉक्स है, इसमें हमने पानी भर दिया, या पानी में हमने क्या डाला? इफ यू एड
कोल्ड वाटर टू स्टार्च, अगर आप स्टार्च का पाउडर लेके उसमें कोल्ड ठंडा पानी डालते हैं, द ग्रेन्यूल स्वेल, जो स्टार्च ग्रेन्यूल हो क्या करेंगे, स्वेल करेंगे, लिटिल, बहुत थोड़े से, बहुत कम स्वेल करेंगे, बट रिमेन मस्टली अनचेंज्ड, थोड़े से तो स्वेल करेंगे लेकिन अनचेंज रहेंगे, ज्यादा उनमें बदलाव नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर आप उसमें गर्म पानी डाल दें, बट इफ यू हैव ऐड वाटर एंड हीट मींस बॉइल्ड वाटर और वार्म वाटर, इंपॉर्टेंट चेंज बिगिन टू अकर, यहाँ जो इंपॉर्टेंट चेंज बिगिन टू अकर हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं जिलेटिनाइजेशन, जिलेटिनाइजेशन, कंफ्यूज नहीं करना है, ये जिलेटिन एक प्रोटीन नहीं है, ये पूरी की पूरी एक वर्ड है जिसमें जिलेटिनाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो अब क्या चेंजेज होगा, ये जो चेंजेज हो रहे हैं उसी को हम लोग जिलेटिनाइजेशन बोलते हैं। इससे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, हर एक साल 3 से 4 मार्क्स के, 3 to 4 मार्क्स, दिस टॉपिक इन ईच एंड एवरी ईयर हैव 3 to 4 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। तो इसको ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि आप समझेंगे तो बहुत आप कुछ मार्क्स अच्छा सिक्योर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बोला कि जब आप स्टार्च में अगर आप ठंडा पानी मिलाते हैं तो क्या होगा, उस स्टार्च में कुछ तो चेंज होगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो उसमें कुछ ज्यादा बदलाव, कुछ स्वेलिंग होगी लेकिन ज्यादा बदलाव आपको उसमें नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप ज्यादा पानी डाल देंगे उसमें, या हीट ज्यादा कर देंगे उसको, तो उसमें एक चेंज आपको दिखेगा, ठीक। और उसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, जिलेटिनाइजेशन, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, जिलेटिनाइजेशन। अब देखिए क्या होता है, अब अब यहाँ हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि ये जो स्ट्रक्चर है स्टार्च का, इसको ऐसा बनाए रखने के लिए कौन सा हेल्प करता है, व्हाट कैन हेल्प टू रिटेन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, एक्चुअली दिस इज ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए सर पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में आपको गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स में यादव सर आपको बताएंगे। तो आपको पता चलेगा कि हर एक मोलिक्यूल का एक अपना इंथैल्पी होता है, हर एक मोलिक्यूल उसकी एक अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब उसको डिस्टेबलाइज करना होगा तो आपको उससे ज्यादा एनर्जी लगानी होगी, उसके लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी सब जब ऊपर लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ कि थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जगे। देखिए आइंस्टीन जो थे, आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था, वो मिला था इस फार्मूला के लिए, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक। न्यू क्या है, सी बाई लेमडा, मैंने E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। आइंस्टीन को इस थ्योरी के लिए मिला था, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोज किया, एक था, खोज तो उन्होंने बहुत किया लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उन्होंने जो खोज किया, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। उसमें यह कहा गया कि जब आप किसी मेटल प्लेट पे किसी लाइट को या किसी पार्टिकुलर क्वांटा को या फोटॉन्स को जब गिराते हैं, तो वहां के जो सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए एक पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर उससे कम फोटोन की या क्वांटा की एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन अपने आउटर सेल में इजेक्ट नहीं करेंगे, और वो चीजें क्या होगी, आप जो चाह रहे हैं कंडक्शन हो जाना हीट का या चार्ज का, इट इज नॉट पॉसिबल। हम्म तो वो बताए कि फोटॉन्स जो होते हैं उसमें दो तरह की एनर्जी होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक होती है मैग्नेटिक एनर्जी। ये तो पता होगा आप लोगों को, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स को ज्यादा पता होगा ये इस बारे में, कि उसमें दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रिकल और एक होती है मैग्नेटिक। और इसी के बेस पे लाइट जो है सन से अर्थ तक आता है, क्योंकि आपको पता है ना, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन सन से लेके और पृथ्वी के अर्थ के आउटर ऑर्बिट तक तो पूरा वैक्यूम है। तो भाई कैसे वहां से सूर्य का प्रकाश, सनलाइट कैसे वहां से पृथ्वी तक आया, इसके पीछे का साइंस यही है। सर जब पढ़ाएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उसमें शायद वेक्टर होगा, तो वेक्टर के
तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक जेड एक्सिस में होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फोर्स और यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो जेड एक्सिस में उसकी प्रोपेगेशन होती है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब ये लाइट सन से आके और उस प्लेट पे टकराएगी तो थ्रेशोल्ड होगा, और उस के चलते तो देखिए इस लाइट में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। ठीक, तो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज अभी मैं बताऊंगा। जब डिलेटरेशन समझ रहे हैं तो आपको ये समझना अत्यंत जरूरी है। तो अब क्या होगा, जब वो पार्टिकुलर क्वांटा या पार्टिकुलर फोटोन का लाइट जब पड़ेगा उस पर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, वो ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और उनका कन्फर्मेशन चेंज होगा और ये चीजें बदलेंगी। मीन्स क्या कि उसके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उसकी अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है उस बैरियर को तोड़ना पड़ा। आपको बाहर से एनर्जी देने, आपने बाहर से एनर्जी दिया तब वो एनर्जी बैरियर टूटा है। तो वैसे ही चीज होता है जब आप हॉट वाटर डालते हैं स्टार्च में। देखिए इसको गौर से समझिएगा, जिलेटिनाइजेशन से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जब आप गर्म पानी डालेंगे या हीट करेंगे स्टार्च को, तो हॉट वाटर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। कारण यही है कि जब हॉट वाटर करेंगे तो इस हाइड्रोजन का एक अपना इंथैल्पी होगा, एक अपनी थ्रेशोल्ड होती है कि अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो हमको इतना एनर्जी लगाना पड़ेगा। कि थ्रेशोल्ड समझ रहे हैं ना, कि इस एग्जाम पास करने के लिए अगर 33 मार्क्स चाहिए तो ये थ्रेशोल्ड है, इसके ऊपर जाइएगा तब पास करिएगा, नीचे रह गए तो फेल। तो ये थ्रेशोल्ड है। उसी तरह हाइड्रोजन का भी एक थ्रेशोल्ड है कि इतनी एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी कौन दे रहा है? हीट दे रहा है। बेसिकली कौन दे रहा है? हीट। क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है इस कंडीशन में, जब ठंडा पानी दिए तो नहीं हुई थी, लेकिन गर्म दिए तो हो गई। तो हॉट वाटर ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंक्रीज स्वेलिंग as more and more water enters the molecule spread apart and swell until the granule burst। देख रहे हैं ना, अगर इसमें हम पानी डाल के गर्म कर दिए, धीरे 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 बॉयल करने जाए, तो क्या होगा कि ये चीजें अचानक से एक ऐसा टाइम आएगा जब इसके मोलिक्यूल आपस में ब्रस्ट कर जाएंगे, ये सब टूट जाएंगे। ठीक, एमाइलोज लीक आउट एंड थिकन्स द सराउंडिंग लिक्विड। याद रखिएगा, एमाइलोज लीक करके बाहर आएगा। ठीक है, क्या करके आएगा बाहर? एमाइलोज। कारण क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड आपने प्लेनर स्ट्रक्चर में देखा था, उस स्लाइड में मैं दिखाया था कि प्लेनर स्ट्रक्चर को स्टेब्लिश करने के लिए वो कार्बोपॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर जो कि एक प्लेन पर है, उस प्लेन का कंफर्मेशन बनाए रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर भी जो हम लोगों ने देखा है, ये सब जो एमाइलोज हैं, जो सिंगल सिंगल लाइन दिख रहे हैं, ये क्या होगा जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनको इंटैक्ट रखा है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो ये सब क्या आएंगे? टूटेगा तो ये बाहर आ जाएंगे। दीज आर द एमाइलोज। ये जब यहाँ बाहर आ जाएंगे और बाहर आ क्या करेंगे पता है? ये बाहर आके जो हमारा लिक्विड है उसके सरफेस को मोटा बना देंगे। ठीक है, तो ये सब जिलेटिनाइजेशन है बेसिकली। ठीक, ये क्या है? जिलेटिनाइजेशन। तो अब देखिए इसका एक लैब का रिसर्च है जो, सॉरी, इसका जो है लैब का रिसर्च है जो बताया गया है इसमें कि देखिए यहाँ पर रॉ स्टार्च है, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इमेज है। इसका है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का। यहाँ पर उस पेपर में दिखाया गया था, रिसर्च पेपर में किसी बाहर के साइंटिस्ट ने किया है कि रॉ स्टार्च है। इस रॉ स्टार्च को उसने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा, यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे रखा है। तो इसमें एक्सपेंशन नहीं हुई, थोड़ी सी हुई, मिनिमम हुई, मिनिमल हुई, जो कि शायद विजुअलाइज करने लायक भी नहीं थी। यहाँ पर उसको हीटिंग किया गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब देखिए इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस देखिए, इस फोटो में देखिए कि रॉ स्टार्च है, रूम टेम्परेचर पर इंटरमोलिक्यूलर डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको अगर हीट किया गया तो उसका कितना है इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस? उसके बाद अब स्वेलिंग हो रही है। पहले तो अलग होता है, पहले क्या होगा? अलग होगा। अलग हो गया, अलग होने के बाद
धीरे धीरे स्वेलिंग होगी। तो इनके जो मोलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, ये पानी सोखने के बाद और हीट लेने के बाद इनकी इंट्रोपी इसमें बढ़ जाती है, इनकी रैंडमनेस या इनका डिजॉर्डरनेस बढ़ जाता है और ये क्या होते हैं, स्वेल करने लगते हैं। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्वेलिंग भी होगी और इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस भी इनहेंस होगा, और 65 डिग्री आने के बाद जो क्या होगा, वो रप्चर कर जाएंगे। मतलब कि अप टू 60 डिग्री वो जो स्टार्च के मोलिक्यूल आपने पानी में डाले हैं उसमें चेंज तो हो रहा है अंदर, लेकिन दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे ही 65 बढ़ेगी, टेम्परेचर 65 जाएगी, वो रप्चर करेंगे, टूटेंगे और वो चीजें बाहर निकल के आ जाएंगी। और इसी को बोलते हैं जिलेटिनिंग, जिलेटिनाइजेशन एंड पेस्टिंग। जो 70 से 90 डिग्री, 70 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिलेटिनाइजेशन और पेस्टिंग हो जाती है उसकी। पेस्टिंग और जिलेटिनाइजेशन अभी बताया ना कि ये जो स्टार्च के स्ट्रक्चर जो थे स्टार ब्रस्ट शेप के, उसमें जो एमाइलोज है और एमाइलोपेक्टिन है, तो एमाइलोज जो है हीट लेने के बाद ब्रस्ट आउट करेंगे और बाहर निकलने के बाद वो क्या करेंगे, एक थिक लेयर बना देंगे लिक्विड के ऊपर, लगेगा कि किसी चीज को सील किया गया है, पेस्ट किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जिलेटिनाइजेशन। और इम्पोल्डिंग हो जाएगी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इम्पोल्डिंग का मतलब हम लोग आगे देखेंगे कि इम्पोल्डिंग क्या है। तो अब देखिए, अब इस स्लाइड को समझिए। हाँ, ये तो समझ गए हम लोग कि जिलेटिनाइजेशन का क्या है। अब देखिए, अब इसके बारे में थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज, अभी तो आप लोगों ने कंसेप्ट डेवलप कर लिया, बिल्डअप कर लिया। अब आपके नोट्स के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए कि आगे आप लोग इसको रिकॉल कर सकें, ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड्स ऑफ स्टार्च molecules in the presence of water and heat, allowing the hydrogen bonding sites engage more water। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा ना, उसका जगह खाली हो जाएगा और वहां पर क्या चला जाएगा, वाटर। इसके बदले में क्या आ जाएगा, H2O। ठीक। अब तीन मेन चीजें होती हैं। ग्रेन्यूल की स्वेलिंग होती है, उसमें अपने फिगर में दिखाया है मैंने आपको। उसमें सबसे पहले क्या होगी, ग्रेन्यूल की स्वेलिंग होगी। उसके बाद से क्रिस्टलाइन या डबल हेलिकल मेल्टिंग होती है। ठीक, क्रिस्टलिनिटी या डबल हेलिकल मेल्टिंग थोड़ी सी इसमें अभी जो हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड है या जो साइंटिस्ट है, इस बात पे थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन चल रही है। कुछ लोग बोलते हैं क्रिस्टलिटी होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं होती है। तो ये अभी, ये दिस इज हाइपोथेसिस, दिस इज नॉट ए थ्योरी। लेकिन आप लोग को जानना है, ये हाइपोथेसिस ही है। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो कुछ नहीं होगा, अगर एक्सेप्ट हो गया तो थ्योरी हो जाएगी। तो बी रेडी फॉर दैट। देखिए, थ्योरी और हाइपोथेसिस में क्या अंतर है आप लोगों को पता है। थ्योरी और हाइपोथेसिस में ये पता है कि अगर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का आउटकम अगर प्रूव हो गया कि ऐसा है, तो दैट फैक्ट इज कॉल्ड थ्योरी। लेकिन अगर आपने ऐसे केवल हाइपोथेसाइज किया कि ऐसे इस चीज के पीछे ये कारण हो सकता है, लेकिन उसका कोई एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। हम्म। जब एमटेक आप करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो वहां पर जब आप लोग अपना डिसर्टेशन या थेसिस लगाएंगे, तो उसमें आपको हाइपोथेसिस होती है, थ्योरी होती है, वो सब चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर क्रिस्टलिटी, क्रिस्टलाइट एंड डबल हेलिकल मेल्टिंग जो है एक हाइपोथेसिस है। और तीसरा होता है एमाइलोज लीचिंग। जो हम लोगों ने, एमाइलोज लीचिंग मीन्स क्या, लीचिंग मीन्स जानते हैं ना। लीचिंग मीन्स होता है धोना, वाश करना, या किसी चीज के ऊपर की इम्प्योरिटी को हटाना। तो ये माइलोज क्या है, अंदर से बाहर निकल के आके उस उस लिक्विड मोलिक्यूल के ऊपर एक लेयर बना के जम जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलोज लीचिंग। तो अब समझ में आ गया कि जिलेटिनाइजेशन क्या है। मैं इसलिए इस पे इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये बहुत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। हर एक साल इससे क्वेश्चन आते हैं, तो छूटना नहीं चाहिए। अब क्या क्या कंडीशन है जो जिलेटिनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, विच कंडीशन आर इन्फ्लुएंस द जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस। प्लांट टाइप, प्लांट टाइप मीन्स क्या, कि वो जो स्टार्च आया है वो किस टाइप के प्लांट का है। क्योंकि जिस टाइप का प्लांट होगा, स्टार्च अपने हिसाब से वो बनाएगा, उसका स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन अलग होगा। वो या तो पोलीमर, वो लीनियर पोलीमर हो सकता है, या वो
आपके कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, उस बात पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ कि स्टार्च है, तो जब उसका हम लोग जिलेटिनाइजेशन करने जा रहे हैं तो उस स्टार्च में कितना वाटर है पहले से, ठीक, उसका पीएच क्या है, आप जो रेसिपी डाल रहे हैं उसमें साल्ट, शुगर, फैट, प्रोटीन, अगर कुछ नए तरीके का फूड आप डेवलप करने जा रहे हैं तो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक है। उस फूड का पीएच क्या है, उस सॉल्यूशन का पीएच क्या है, उसका साल्ट कंटेंट क्या है, उसका शुगर कंटेंट क्या है, उसका फैट कंटेंट क्या है, उसका प्रोटीन कंटेंट क्या है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है हमारा जिलेटिनाइजेशन पर उनका क्या इन्फ्लुएंस होगा। तो स्टार्ट, अब देखिए यही मेन चीज है जो कि आपको जानना है कि ये फूड टेक में कहाँ यूज हो रहा है भाई। इतना हम लोग बात कर लिए जिलेटिनाइजेशन के बारे में और फूड टेक में इसकी जरूरत क्या है। तो देखिए, starch gelatinization is used in sauces, puddings, creams, and other food products, providing a pleasing texture. समझ रहे हैं ना, जो हैप्पी बर्थडे लिखवाया जाता है केक पे, या जो फ्लेवर डलवाया जाता है, जो डिजाइन बनवाता है ना, दिस ओनली पॉसिबल ड्यू टू जिलेटिनाइजेशन। आ रही बात समझ में? ठीक, तो ये हो गया जिलेटिनाइजेशन। अब आगे आते हैं। There is an inverse correlation between gelatinization temperature and glycemic index. इनवर्स कोरिलेशन मतलब समझ रहे हैं ना कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्स कोरिलेशन। आप लोग मैथमेटिशियन हैं, ज्यादा पता होगा। दिस इज एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन जिलेटिनाइजेशन, टेम्परेचर एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। समझ रहे हैं ना कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे जिलेटिनाइजेशन, और देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाई एमाइलोज स्टार्च रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक अप बॉन्ड्स टू जिलेटिनाइज इनटू स्टार्च मॉलिक्यूल। जो हमारे हाई एमाइलोज स्टार्च हैं, वैसे स्टार्च जिसमें हाई एमाइलोज है, हमारे हाई एमाइलोज मीन्स क्या, जिसमें कि वो लीनियर जो चेन है वो ज्यादा है। लीनियर चेन जिसमें ज्यादा है उसको हम लोग हाई एमाइलोज स्टार्च बोलेंगे। उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, क्योंकि देखिए, एक्सक्यूज मी, तो पता था सॉरी, तो जिस जिस स्टार्च में हाई एमाइलोज होंगे मीन्स की नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा उसमें, ज्यादा होगा। ज्यादा हाइड्रोजन मीन्स ज्यादा एनर्जी मीन्स ज्यादा टेम्परेचर। आ गई बात। जिलेटिनाइजेशन इंप्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टार्च फॉर एमाइलेज हाइड्रोलिसिस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिलेटिनाइजेशन इंप्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टार्च फॉर एमाइलेज हाइड्रोलिसिस। अब देखिए, ड्यूरिंग हीटिंग वाटर इज फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड इन द एमॉर्फस स्पेस ऑफ स्टार्च विच लीड्स टू ए स्वेलिंग फेनोमेनन। एमॉर्फस समझ रहे हैं ना, एमॉर्फस मीन्स जिसमें कि पानी नहीं हो। तो हीटिंग के दौरान क्या होगा कि पानी सबसे पहले कहाँ जाएगा, एमॉर्फस स्पेस जो होगा स्टार्च में, और धीरे धीरे स्वेलिंग फेनोमेना शुरू होगी। फिर वाटर देन इंटर वाया एमॉर्फस रीजन इनटू द टाइटली बाउंड एरिया ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द माइलोपेक्टिन। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि एमॉर्फस रीजन में क्या हो सकता है, एमाइलोज। क्या होगा, एमाइलोज। जबकि जो हमारा टाइटली बाउंड एरिया है उसमें क्या होगा, एमाइलोपेक्टिन। जो पहले बताया था उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो ये समझ में आ जाएगा कि जहाँ लीनियर है वहां पर जगह है, वहां पर जाएगा, और टाइटली बाउंड है मैंने कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, मतलब चेन ज्यादा है, अनब्रांचिंग ज्यादा है, तो वहां पर वाटर
after the enter in the amorphous region, then that water move to the complex region which is made up of amylopectin. As we have already discussed in our previous slides, that amylose have the linear structure while as amylopectin have complex स्ट्रक्चर और ब्रांच स्ट्रक्चर. तो जहां पर लीनियर स्ट्रक्चर है पानी पहले जाएगा और जहां पर कॉम्प्लेक्स है वहां बाद में जाएगा. एट एम्बिएंट टेम्परेचर द एमाइलोज चेन बिगिन टू डिजॉल्व. ठीक, जितना ज्यादा एमाइलोज होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर लेगा, जितना कम एमाइलोज होगा उतना कम टेम्परेचर पे आएगा. ठीक, मतलब कम पे आएगा इसका मतलब ये नहीं कि ठंडे पानी में भी हो जाएगा. इसको इसको ध्यान रखना है. ऐसा नहीं है कि हम कम टेम्परेचर अगर कम एमाइलोज होगा तो ठंडे पानी में, नो, पानी तो गर्म ही चाहिए उसको, कि कुछ ना कुछ तो हाइड्रोजन होगा ही. तो at ambient temperature the amylose chain begins to dissolve to separate into an amorphous form and the number and size of crystalline regions decreases. ये बात समझ में आ रही है? डिक्रीजेज क्यों? कहने का मतलब कि जो हमारा एमाइलोज है अगर डिजॉल्व होने लगेगा तो आप सोचिए कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ ब्रांच भी हैं, कुछ सिंपल सिंबल भी एमाइलोज लगे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स या ब्रांच एमाइलोपेक्टिन लगे हैं. अगर उनकी सोल्यूबलाइजेशन, अगर एमाइलोज की सोल्यूबलाइजेशन हो जाए, अगर डिजॉल्व करने लगे तो उसकी क्या होगी? कंपैक्टनेस बढ़ेगी ना. कंपैक्टनेस बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि जो एमाइलोज हटेगा तो जगह खाली हो जाएगा, और खाली हो जाएगा तो जो हमारे कम्प्लेक्स या ब्रांच एमाइलोपेक्टिन जो है कोशिश करेंगे कि वो आके वहां पर उस जगह को भरें. ठीक है, तो एन एम्बिएंट टेम्परेचर द एमाइलोज चेन बिगिन डिजॉल्व टू सेपरेट इनटू एन एमॉर्फस फॉर्म एंड द नंबर एंड साइज ऑफ क्रिस्टलाइन रीजन डिक्रीज. तो क्रिस्टलाइन रीजन जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा? कंपैक्ट होके छोटा होता जाएगा. अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. दिस इज जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो हमारा लास्ट क्लास होगा कार्बोहाइड्रेट का. फूड एंड न्यूट्रिशन में जो पहला टॉपिक है, फूड एंड न्यूट्रिशन चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट है. मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, जिलेटिनाइजेशन, रेट्रोग्रेडेशन ऑफ स्टार्च, पेक्टिक सब्सटेंसेस, स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, फंक्शन, ये सब हम लोग पढ़ते आए हैं. स्टार्च के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है. अब रेट्रोग्रेडेशन ऑफ स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे. पेक्टिक सब्सटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा इसको और जो इम्पेसाइज मैं करूंगा, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अनुसार इसको लिंक करके बताऊंगा. एक चीज छूट रहा है हमारा, डाइटरी फाइबर. इस डाइटरी फाइबर को अभी नहीं टच किया गया है, इसको टच करेंगे. स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन आपने पढ़ा है. इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं इन रेफरेंस टू द क्वेश्चन आस्क्ड in your examination. Then in the next class we are going to this type of concept, and finally we move on the previous year questions asked on the in the net on the carbohydrate topic since 2008 to 2022, ताकि आपको सारे कंसेप्ट एक जगह मिल जाएं. और लास्ट वाले जो हमारे जो लास्ट क्लास होने वाला है, इट इज गोइंग टू वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसमें हम सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग करेंगे. तो आप लोग अभी तक के जो क्लासेस हुई हैं आप लोग उसको देखेंगे, समझेंगे और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे. और अगले क्लास में हम लोग वी आर गोइंग टू लुक फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, कैसे उस क्वेश्चन को हल किया गया, कैसे उसका सही आंसर क्या है, और ये इन सब चीजों को पढ़ेंगे. साथ साथ हम लोग जो बाकी के चीज बचे हैं ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एक बार और पढ़ेंगे और इन चीजों को हम लोग एक बार फिर से नए से पढ़ेंगे, देखेंगे. तो नेक्स्ट क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो बी रेडी फॉर दैट. तो ये गई हमारी पॉलीसैकेराइड. और आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए. तो थैंक यू वेरी मच.